everyone, I'm Priyanka and I'm back again with my new topic that is Anglo-Saxon period, जो कि 1670 से लेके 1100 तक क्या क्या हुआ था Anglo-Saxon period में, ये हम बताएंगे आपको. Okay, let's start. Anglo-Saxon period, इसमें हम कवर करेंगे बैकग्राउंड, मतलब Anglo-Saxon का बैकग्राउंड, दूसरा इनके कैरेक्टरिस्टिक्स, थर्ड इनके प्रिंसिपल्स, फोर्थ इनके लिटरेचर, फिफ्थ इनके जो फेमस पोएट्स थे, सिक्स जो डेवलपमेंट थे प्रोज में, और लास्ट होगा कैसे ये पीरियड खत्म होता है. तो फर्स्ट स्टार्ट विद बैकग्राउंड. इनका बैकग्राउंड कैसा था, ठीक है. सबसे पहले है हमारा बैकग्राउंड. जो बैकग्राउंड था एंग्लो सेक्शन का वो कैसा था. इंग्लिश लिटरेचर स्टार्टेड विद एंग्लो सेक्शन लिटरेचर. इंग्लिश लिटरेचर शुरू हुआ था एंग्लो सेक्शन लिटरेचर से, और ये कॉमन टंग था एंड एंजल एंड सेक्शन बिफोर ऑक्यूपाइड ब्रिटेन. और ये कॉमन टंग लैंग्वेज था, मतलब नॉर्मल हर किसी का ये लैंग्वेज था जब तक से ब्रिटेन ने इनको ऑक्यूपाई नहीं किया था. बिफोर दैट दे ऑक्यूपाइड ब्रिटेन, दे लिव्ड अमंग द कोस्ट ऑफ स्वीडन एंड डेनमार्क. जब से इन्होंने ऑक्यूपाई नहीं किया था ब्रिटेन में, तब से ये लोग कहाँ पे रहते थे. उससे पहले ही कहाँ रहते थे, स्वीडन और डेनमार्क के कोस्ट पे रहते थे. एंड दे ऑक्यूपाइड लैंड वाज कॉल्ड ईगल लैंड, जिनको वो इंग्लैंड बोलते हैं, ठीक है. और इन्होंने जो लैंड ऑक्यूपाई किया था उसको हम इंग्लैंड के नाम से जानते हैं. तो बैकग्राउंड कैसा था, हम बोलेंगे कि बैकग्राउंड ऐसा था इनका कि जो इंग्लिश लिटरेचर था ये स्टार्ट हुआ था हमारा एंग्लो सैक्सन पीरियड के नाम से, ठीक है, एंग्लो सैक्सन लिटरेचर के नाम से. और इंग्लिश बहुत कॉमन टर्म था यहाँ का जब तक से एंजल्स और सैक्सन का, जब तक से उन्होंने ऑक्यूपाई नहीं किया था ब्रिटेन को. बिफोर दे ऑक्यूपाई ब्रिटेन, जब से मतलब ब्रिटेन को ऑक्यूपाई करने से पहले वो जो कोस्ट था स्वीडन और डेनमार्क का, वहाँ पे वो लोग रहते थे. और उसके बाद वहाँ पे उन्होंने एक लैंड ऑक्यूपाई कर लिया था जिसको हम लोग इंग्लैंड के नाम से जानते हैं. अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है. क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है. देयर ट्राइब्स वेयर फियरलेस. इनके जो ट्राइब्स थे वो फियरलेस थे, मतलब किसी से भी नहीं डरते थे. एडवेंचरस और ब्रेव, बहुत ही ज्यादा निडर थे, बहुत ज्यादा एडवेंचरस थे वो लोग. ये भी करेंगे वो भी करेंगे, यहाँ भी जा सकते हैं वहाँ भी जा सकते हैं. एडवेंचर्स में उनको बहुत ज्यादा बिलीव था, वो लोग बहुत ज्यादा एडवेंचर्स करते थे. और जो एंग्लो सेक्शन थे वो बहुत ज्यादा ब्रेव भी थे. तो हम क्या बोल सकते हैं, ये लोग फियरलेस थे, ये लोग ब्रेव थे और ये लोग एडवेंचरस थे. दे sang their feast about battles, God and the eccentric hero and some of the chiefs were bards poet. वो लोग गाना गाते थे जब भी कोई फीस्ट होता था, ठीक है, जब उनको कोई दावत होती थी तो वो लोग गाना गाते थे बैटल्स के बारे में, फिर गॉड्स के बारे में, फिर बहुत सारे हीरोज के बारे में भी गाने गाते थे. और कुछ उनके जो शेफ थे वो बहुत अच्छे पोएट्स भी थे. Their songs were about religion. उनके जो सॉन्ग्स हुआ करते थे वो रिलीजन के बारे में हुआ करते थे, एग्रीकल्चर के बारे में हुआ करते थे, वॉर्स के बारे में हुआ करते थे. और जो इंग्लिश पोइट्री थी वो इन्हीं सॉन्ग्स से आई थी. मतलब इनके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हो गए, इनका जो ट्राइब था वो फियरलेस था, एडवेंचरस था और ब्रेव था, ठीक है. दूसरे इनका जब भी फीस्ट होता था, जब भी कोई दावत रखते थे तो ये लोग गाने गाते थे इनके बारे में, गॉड्स के बारे में, वॉर के बारे में, हीरोज के बारे में, बैटल्स के बारे में. और उनके जो कुछ शेफ थे जो पकाते थे खाना, वो शेफ बहुत ज़्यादा अच्छे पोएट्स भी हुआ करते थे. और इनके जो मेन सॉन्ग्स थे वो रिलीजन, वॉर, एग्रीकल्चर, इनके बारे में हुआ करती थी. और उनकी जो इंग्लिश पोइट्री थी वो इन्हीं सॉन्ग्स से आई थी. अब इनके प्रिंसिपल कैसे थे, इनके 5 प्रिंसिपल क्या थे, इनके 5 प्रिंसिपल्स क्या थे. ये 5 प्रिंसिपल अपने लाइफ में फॉलो करते थे. पहला था हमारा लव टू पर्सनल फ्रीडम. अपने फ्रीडम को बहुत ज़्यादा प्यार करो, तुम फ्रीडम महसूस करोगे तभी कुछ अच्छा तुम कर सकोगे, ठीक है. रिस्पॉन्सिवनेस टू नेचर. नेचर को तुम कैसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिवनेस हो, कैसे उनका ध्यान रखते हो नेचर का, अपने नेचर को डैमेज नहीं करना है, नेचर के टूवर्ड्स रिस्पॉन्सिवनेस. लव फॉर रिलीजन. हर एक रिलीजन से प्यार करो, किसी के ऊपर मतलब कास्टिज्म मत करो कि वो दूसरे रिलीजन का है मैं दूसरे रिलीजन का हूँ, ठीक है. लव फॉर वुमेनहुड. औरतों से प्यार करो. स्ट्रगल फॉर ग्लोरी. अपनी ग्लोरी के लिए स्ट्रगल करो, मतलब जो भी तुमको अचीव करना है उसके लिए तुम स्ट्रगल करो. मतलब इनके 5 प्रिंसिपल इनके लाइफ के क्या थे. पहला, पर्सनल फ्रीडम को, अपने पर्सनल फ्रीडम से लव करो. दूसरा, नेचर के टूवर्ड रिस्पॉन्सिव रहो. थर्ड, अपने किसी सारे रिलीजन से प्यार करो.
और लव फॉर वुमेनहुड, मतलब औरतों को रिस्पेक्ट करो, उनसे प्यार करो, उनकी रिस्पेक्ट करो, और अपने स्ट्रगल, अपनी ग्लोरी, मतलब अपने जो भी तुम्हारी ग्लोरी है, ठीक है, अपना जो भी हर चीज़, अपना विश को अटेन करने के लिए, अपने एम को पाने के लिए तुमको हमेशा स्ट्रगल करना होगा, ठीक है। तो ये थी इनकी 5 प्रिंसिपल। नेक्स्ट इज लिटरेचर ऑफ एंग्लो सेक्शन। अब इनका लिटरेचर कैसा था, ठीक है, लिटरेचर कैसा था। ओके, मच ऑफ एंग्लो सेक्शन पोएट्री इज लॉस्ट, फ्यू फ्रेगमेंट्स लेफ्ट। बहुत सारी इंग्लिश पोएट्री जो पहले की थी, इस एंग्लो सेक्शन पीरियड की थी, वो तब खो चुकी है, बहुत कम ही बचे हैं जिनके बारे में हमें पता है। पहला है हमारा बेवुल्फ। क्या है हमारा पहला? बेवुल्फ। और दूसरा है हमारा विडसेट, ठीक है। पहला लिटरेचर है हमारा जो बची हुई है वो है बेवुल्फ, और दूसरा है हमारा विडसेट, ठीक है। बेवुल्फ क्या है? बेवुल्फ एक टेल है, एडवेंचर है, एडवेंचर के बारे में बताया गया है बेवुल्फ के बारे में। जो हीरो है हु इज अ चैंपियन, इसमें जिसके बारे में बताया गया, जो मेन हीरो है वो एक चैंपियन है, और स्लेरी है मॉन्स्टर का, मतलब कैसे उसने मॉन्स्टर को हराया। द इंसिडेंट in it are such as we found of 100 of stories, और इनमें बहुत सारी स्टोरीज बनी हुई है। It is full of shots of reference and allusions, जो कि हमें बहुत सारी allusions और references बताते हैं ना। जो विडसेट है ये डिस्क्राइब करती है कॉन्टिनेंटल कोर्ट्स के बारे में जो विजिट की गई है, इमेजिनेशन बाय फार वंडरिंग पोएट, मतलब पोएट्स ने जो भी इमेजिनेशन की है दूर दूर जगहों के बारे में, उनके बारे में बताया गया है इसमें। नाउ वेल हेयर, जो थर्ड लिटरेचर है इसमें वो है वेल हेयर। ये हमें वॉल्टर ऑफ एक्विंटन जो कि होस्ट ऑफ फोइज है, इनके बारे में बताते हैं। फाइट ऑफ फेनिबर्ग, मतलब ये डील करते हैं सेम फेवरेट थीम्स के बारे में, बैटल्स के बारे में, और कैसे वो मतलब फियरलेस होकर लड़े हैं उनके बारे में। नेक्स्ट इज कंप्लेन ऑफ डियोर, जो डिस्क्राइब करता है डिसअपॉइंटमेंट ऑफ अ लवर। इसमें कंप्लेंट ऑफ डियोर के बारे में क्या बताया गया इसमें? ये एक ऐसी लिटरेचर जिसमें ये लिखा गया है जो लवर है वो कंप्लेन करता है कि वो कितना डिसअपॉइंटेड है जिससे वो प्यार करता है उससे, ठीक है। आफ्टर द एंग्लो सेक्शन एम्ब्रेस Christianity, the poet looked up religion's theme and subject matter of their poetry. उसके बाद जो पोइट्री लिखी गई थी वो हमारा मेन रिलीजियस और रिलीजियस बेसिस पे लिखी गई है। मेजर पोर्शन ऑफ एंग्लो सेक्शन पोइट्री इज रिलीजियस। जो मेजर हम देखेंगे कि इस पीरियड में जो मेजर पोइट्री लिखी गई है वो रिलीजन पे ही बेस्ड है। अब कुछ फेमस पोएट्स के बारे में, जो कुछ दो जो इम्पोर्टेंट रिलीजियस पोएट है वो है हमारा कैडमन और कैनिवल्फ। कौन कौन है दो रिलीजियस फेमस पोएट? एक है हमारे कैडमन और दूसरे हैं हमारे कैनवल्फ, ठीक है। कैनवल्फ और कैडमन जो है ये दो रिलीजियस पोएट हैं। कैडमन जो है इन्होंने बहुत सारी सीरीज गाई है, एक पूरी होल स्टोरी लिखी है कि किसी भी इंसान का जीवन कैसा होता है, किसी भी इंसान की किस्मत कैसा होता है, उसके बारे में इन्होंने लिखा है। क्रिएशन एंड द फॉल ऑफ रिडेम्पशन एंड द लास्ट जजमेंट, कि कैसे किसी मैन का क्रिएशन होता है और कैसे उसका फॉल होता है, ये पूरी उसके लाइफ के बारे में लिखी गई है। अब कैनवल्फ है, इन्होंने ये उनकी इंपॉर्टेंट जो पोएम है वो क्रिस्ट है, मेटेरियल नैरेटिव ऑफ लीडिंग इवेंट्स क्रिश्चियनिटी मिनिस्टर अपॉन अर्थ इंक्लूडिंग दिस रिटर्न टू जजमेंट। अब कुछ डेवलपमेंट ऑफ प्रोज कैसे है? द पीरियड वाज आल्सो मार्क्ड बाय बिगिनिंग ऑफ इंग्लिश प्रोज। इस पीरियड को हम बिगिनिंग मान सकते हैं इंग्लिश प्रोज से। किंग एल्फर्ड ट्रांसलेटेड लैटिन टू इंग्लिश थ्रू विच प्रोज वॉज एस्टैब्लिश्ड। किंग एल्फर्ड ने ट्रांसलेट किया लैटिन को इंग्लिश में अपने प्रोज में। देयर वाज नो ब्रेक इन प्रोज, कोई भी एंग्लो सेक्शन पीरियड में कोई भी प्रोजेस में ब्रेक नहीं लिया गया था। ग्रेट सक्सेस मिली थी एंग्लो ईस्टर्न प्रोजेस में जो भी रिलीजियस इवेंट्स के बारे में बताते हैं ना। अब एंग्लो इंडियन पीरियड्स का एंड एंग्लो सेक्शन इंडियन पीरियड्स का एंड कैसे हुआ? द एंग्लो इंडियन पीरियड वॉज एंडेड इन 1006। इसका एंड हो गया था 1066 में, मतलब 1066 में एंग्लो सेक्शन पीरियड का एंड हो गया था, जब हमारे लास्ट किंग थे हैरोल्ड डिफीटेड बाय विलियम कॉन्क्वर। जब हमारे जो लास्ट किंग थे हैरोल्ड, उनको हरा दिया गया था किनके थ्रू? विलियम द कॉन्क्वर ऑफ नॉर्मैंडी, इन्होंने हराया था हमारे लास्ट किंग सेक्शन हैरोल्ड को
तब इस पीरियड का एंड हो गया था। द एंग्लो इंडियन पीरियड इन इंग्लिश लिटरेचर वॉज एक्सटेंडेड, और इस पीरियड को मतलब हम अगर लिटरेचर में पढ़ेंगे तो इस पीरियड को एक्सटेंड करके 1670 से 1100 तक माना जाता है। द न्यू पीरियड ऑफ एंग्लो नॉर्मन पीरियड और मिडिल लिटरेचर इज फ्रॉम 1100 to 1500। ये ओल्ड पीरियड, ओल्ड इंग्लिश पीरियड के नाम से भी हम जान सकते हैं। और जो हमारा न्यू, जो हम बोलेंगे न्यू पीरियड जो आया था, इसके बाद जो नया पीरियड आया था वो था हमारा एंग्लो नॉर्मन पीरियड, या फिर हम इसको मिडिल इंग्लिश पीरियड भी बोल सकते हैं, जो कि 1100 से लेके 1500 तक चला था। So that was all about the period of Anglo-Saxon period that was between 1670 to 1100.